Hello and welcome to the Policy and Practice podcast by STRF। सर, अगर हम बात करें पिछले 1 दशक में क्या आपने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ या फिर ऐसे घटनाक्रम नोटिस किए जहाँ आपको लगा हो कि यहाँ संविधान के आदर्शों या मूल्यों से समझौता हुआ? पिछले 1 दशक की अगर बात करें तो 2 प्रवृत्तियां स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। एक है कि कांग्रेस या कांग्रेस के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है। उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसकी छानबीन होनी चाहिए। कि हमारे यहाँ जो भी अपोजिशन में होता है, उसके पास जब मुद्दा कोई नहीं होता, यानी कोई रियल इशू नहीं होता है, तो वो फिर मुद्दे की तलाश में भटकता है या संविधान का सहारा ले लेता है। तो आज जो कांग्रेस कह रही है, ये लेफ्ट वाले कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जंगल में भटक रहे हैं, मुद्दा है नहीं उनके पास। संविधान खतरे में नहीं है। एक मजबूत सरकार संविधान के सहारे लॉ एंड ऑर्डर को कहे या अर्थव्यवस्था को ठीक करना कहे, करने की कोशिश संविधान के मर्यादा में। ये संविधान खतरे में अगर होता तो आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। NJAC कब पारित हुआ? 2015 में, और NJAC को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रिजेक्ट कर दिया। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ये भारत सरकार बनाना चाहती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनाना चाहती थी। और NJAC का जो ये कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट, और इस अमेंडमेंट की विशेषता क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ये सर्वसम्मति पारित हुआ, कांग्रेस का कोई ऑब्जेक्शन नहीं। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देती है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नहीं होते तो इंदिरा गांधी की तरह व्यवहार करते और सुप्रीम कोर्ट को जो है और पार्लियामेंट का एक टकराव होता। आज तक मौन है, प्रधानमंत्री ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। हाँ, उपराष्ट्रपति जब जगदीप धनखड़ जी बने तो जैसे ही बने उसमें एक फोरम पर उन्होंने ये कहा कि मुझे आश्चर्य है कि जिस संविधान संशोधन को सर्वसम्मति से पारित किया गया, उस संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। और दूसरी जो बात कही वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और पार्लियामेंट ने उसको नोटिस भी नहीं दिया। तो मुझे ये लगता है कि इस समय ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, मान लीजिए संवैधानिक संस्थाएं, एक तो होता है कि किसी निजी हित में उसका इस्तेमाल हो, एक होता है कि नागरिकों के हित में संवैधानिक संस्थाओं को और ज्यादा ट्यून किया जाए। तो इस समय जो हो रहा है वो नागरिक हितों में संवैधानिक संस्थाओं को, संविधान से निकली हुई संस्थाओं को या नई संस्थाएं जो जरूरी है उनको बना करके और एक नए भारत के निर्माण की कोशिश हो रही। जी सर, जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जिसमें समय और जरूरतों के हिसाब से बदलाव होते आए हैं। तो आपको क्या लगता है संविधान की कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें बदलाव की गुंजाइश रहती है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, जो कि संविधान की मूल भावना को दर्शाती हैं?
एक बात मैं आपको याद दिलाऊं कि 22 जनवरी 1947 को जवाहरलाल नेहरू का एक भाषण है, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब पारित हुआ तो उससे पहले उन्होंने एक भाषण दिया और ये कहा कि हम जो संविधान बनाने जा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे बाद जो पीढ़ी आए उसको वो उसी रूप में स्वीकार करें। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा संविधान बनाएं जिसमें नई पीढ़ी को अपना संविधान में संशोधन करने का अधिकार बना रहे। इसलिए हमारे मूल संविधान में कहीं दुनिया के दूसरे संविधानों में लिखा हुआ है कि आप ये बदल सकते हैं, वो बदल सकते हैं, ये नहीं बदल सकते। कहीं आज दुनिया में 200 संविधान है। सबसे पुराना अमेरिका का संविधान, लिखित संविधान हो। कई संविधानों में ये लिखा हुआ है कि आप ये बातें नहीं बदल सकते। भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप ये नहीं बदल सकते। हाँ, 1973 में केशवानंद भारती, 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती के मामले में जो फैसला आया, उस फैसले को का इंटरप्रिटेशन ये है, ये निकला कि ये 4-5 बातें हैं जिसको आप नहीं बदल सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई पूछे कि क्या आपने बेसिक स्ट्रक्चर को कभी डिफाइन किया, कभी परिभाषित किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कभी बेसिक स्ट्रक्चर को परिभाषित नहीं किया। अपने फैसलों में उन्होंने कुछ बातें कहने की कोशिश की, उससे संविधान के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने अपनी थ्योरी निकाल दी कि ये चीजें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं। लेकिन वास्तव में देखें तो हमारे संविधान में सब कुछ बदलने का स्कोप है। कुछ भी और इससे ज्यादा बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि इमरजेंसी के 42वें संविधान संशोधन को जनता सरकार ने बदल दिया, बहुत कुछ सुधारा। टोटल सब नहीं सुधारा, उसमें से प्रियम्बुल बचा हुआ है। प्रियम्बुल में पहले 82 शब्द थे, 85 शब्द हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर आदि आदि। तो ये यानी अगर बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत हो, मान लीजिए, या संविधान में ये नहीं बदल सकते ये हो, तो दुनिया के किसी संविधान में प्रियम्बुल तो बदला ही नहीं गया, यहाँ क्यों बदला गया? इसका मतलब ये है कि भारत का संविधान जरूरत के हिसाब से लोगों को केंद्र में रख करके जरूरत पड़ने पर वो कुछ भी बदला जा सकता है, और वो हाँ नागरिक हित में रहना चाहिए। वो किसी व्यक्ति के हित में नहीं होना चाहिए, किसी पार्टी के हित में नहीं होना चाहिए। वो अगर देश के हित में है, नागरिक के हित में है और वो परिवर्तन जरूरी है, तो ये संविधान उसकी इजाजत देता है। संविधान उसकी अनुमति अलग विषय है, संविधान के साथ छेड़छाड़ अलग विषय है। संविधान के साथ छेड़छाड़ इंदिरा गांधी के समय में हुई, वही एक समय है। नहीं तो जवाहरलाल नेहरू के समय में संविधान में जो संशोधन हुए वो शासन की, समाज की आवश्यकता थी। बाकी के प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में जो संविधान में संशोधन हुए वो समय की जरूरत। केवल इमरजेंसी का काल ऐसा है जिसमें संविधान में संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हितों की रक्षा के लिए हुआ और उनके मुखौटे को और चमकदार बनाने के लिए हुआ। जैसे प्रियम्बुल में संशोधन, मुखौटा आप समझते हैं जी। ग्रीक नाटकों में पर्सोना जो होता था उससे पर्सनालिटी शब्द निकला है जी। व्यक्तित्व हिंदी का जो शब्द है वो उसका अर्थ अलग।
तो इंदिरा गांधी की पर्सनालिटी को चमकाने के लिए संविधान का इस्तेमाल इमरजेंसी में किया गया। अब हम थोड़ा-सा दूसरी तरफ बात करते हैं। अगर हम लोकतंत्र के 4 स्तंभों की बात करें, तो उसमें से आप चौथे स्तंभ यानी मीडिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रह चुके हैं। आपने उस दौर की पत्रकारिता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जब मेन स्ट्रीम मीडिया जो एक नैतिकता को साथ लेकर चलती थी, ज़िम्मेदार मीडिया थी। तो आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो क्या पत्रकारिता की परिभाषा बदल गई है या आज के समय भी वैसी पत्रकारिता मुमकिन है? मेरा सौभाग्य है कि मुझे 3 बड़े संपादकों के साथ मिला है। एक न्यूज़ एजेंसी में बालेश्वर अग्रवाल अग्रवाल के साथ, अखबार में जनसत्ता में प्रभाष जोशी जी के साथ और नवभारत टाइम्स में राजेंद्र माथुर साहब के साथ, और तीनों बड़े पत्रकार थे, महान पत्रकार थे। जी। पत्रकारिता के जो भी ऊंचे मानदंड हो सकते हैं उस पर वो खरे उतरते थे। अपने सहयोगियों पर कोई अंकुश नहीं लगाते थे, उनकी खबर को रोकते नहीं थे। आज ठीक इसके विपरीत हो रहा है। पत्रकारिता का जो एक परंपरागत ढांचा था, उस ढांचे में संपादक नाम की एक संस्था थी, और संपादक जो है वो जो पत्रकारिता की मर्यादाएं हैं उसका पालन करते हुए जनमत बनाता था, सरकार से सवाल पूछता था और लोगों की ओर से सवाल पूछता था। अब कोई संपादक है नहीं, संपादक नाम की संस्था गायब हो गई। न्यूज़पेपर से। और संपादक हो गए मालिक। अखबार पहले अखबार का बड़े घराने अखबार निकालते थे तो उनकी प्रेरणा कुछ अलग होती थी। उनको एक अपनी रिकॉग्निशन की प्रेरणा तो होती थी, लेकिन वो मालिक बनेंगे और अखबार का इस्तेमाल अपने उद्योग धंधे को बढ़ाने के लिए करेंगे, ये नहीं करते थे। 91 के बाद 90 से ही शुरू हुआ और वो सिलसिला चलता गया, और अब पत्रकारिता चाहे जिस तरह की हो, वह उस तरह की पत्रकारिता नहीं है जिसकी परंपरा भारत में रही है और श्रेष्ठ परंपरा रही। स्वाधीनता से पहले स्वाधीनता के लिए थी, और 1947 से लेकर 1990 तक की पत्रकारिता भारत के नवनिर्माण की पत्रकारिता थी। 1990 के बाद की जो पत्रकारिता है वो भारत के नवनिर्माण में अपने व्यवसाय की हिस्सेदारी की पत्रकारिता, और पत्रकार उसका एक उपकरण है। पत्रकार मजबूर है, अगर आज भी पत्रकारों को आप अवसर दें तो नीर छीर विवेक से वो लिखेंगे, पढ़ेंगे, मर्यादा रखेंगे। आज पत्रकारों की जो प्रतिष्ठा है धूल में मिलेगी। पत्रकार के नाम पर हम अभी मैं अपना अनुभव बता देता हूँ आपको। 2 साल पहले हमको घर किराए पर लेना था। पत्रकार के नाम पर वैशाली में कोई किराया देने के लिए तैयार नहीं। इतनी खराब इमेज। क्योंकि पत्रकार पहले पुलिस को कोई नहीं देता था, क्योंकि पुलिस जिस मकान में रहेगी उस पर कब्जा कर लेगी। फिर वकील आए, वकीलों को कोई किराए पर मकान देने के लिए तैयार नहीं था। आज कोई पत्रकार, अब मैं वैशाली में रहता हूँ, 30 साल से रहता हूँ, और जब हमारे लड़के गए किराए पर मकान खोजने के लिए या फ्लैट खोजने के लिए, और मकान के मालिक को या उसके लड़के को मालूम हो गया कि ये पत्रकार हैं, वो नहीं जानता कि हम कैसे पत्रकार हैं, वो तो जानता है पत्रकार है, तो उसने कहा कि नहीं, हम नहीं देंगे। तो क्योंकि पत्रकार अब उसी कैटेगरी में है जिस कैटेगरी में पुलिस थी कभी।
धौंस से काम करते थे। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है कि एक ही घराना टेलीविज़न भी चला रहा है, अखबार भी चला रहा है, ये वीडियो भी चला रहा है, क्या कहेंगे, ऑडियो भी चला रहा है, चैनल भी चला रहा है, सब कर रहा है। अमेरिका में एक घराना अखबार चला सकता है, तो दूसरे वो टीवी नहीं चला, चैनल नहीं चला सकता। यहाँ क्यों ऐसा है? यानी इसका मतलब ये है कि भारत की मीडिया मोनोपोली मीडिया है। जी। और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 2008 में, जब उसके अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र जी थे, तो उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, और वो उस रिपोर्ट में मीडिया की मोनोपोली के खिलाफ क्या किया जाना चाहिए, इसकी सिफारिश भी है। उस समय उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद से मैं लगातार मीडिया मोनोपोली के खिलाफ मीडिया काउंसिल की जरूरत की बात करता रहा हूँ। और हामिद अंसारी साहब थे जब उपराष्ट्रपति, उनको हमने बुलाया था इंदौर में इस एक मंच पर, उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया। लेकिन दुनिया का 8वां या 9वां आश्चर्य यह है कि भारत सरकार सब अच्छे काम कर रही है, मीडिया काउंसिल पर उसका ध्यान ही नहीं। मीडिया काउंसिल का ड्राफ्ट सूचना प्रसारण मंत्रालय में है, तो परमात्मा की कृपा होगी तो नींद खुलेगी और मीडिया काउंसिल बनेगा। जी। सर, अभी हमने पत्रकारिता की स्थिति के बारे में बात की, तो अगर हम ये देखें कि एक आम नागरिक आज के समय में किस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को मजबूत करने में अपना कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यानी संवैधानिक नैतिकता को मजबूत करने में अपना योगदान किस तरह दे सकता है? संवैधानिक नैतिकता की जब हम बात करते हैं, तो संवैधानिक नैतिकता में 5 बातें आती हैं: राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, सांस्कृतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और आध्यात्मिक लोकतंत्र। और इसी की को मिला देंगे तो मैं कहूँगा कि संविधान ने हमको एक भारतीयता की नई परिभाषा दी है। यानी हमको इन 5 को मिला करके नागरिक अधिकार बनते हैं। और आपका प्रश्न है कि इसे एक नागरिक कैसे अपने व्यवहार में भी लाए और कैसे वो संविधान की रक्षा के लिए स्वयं सक्रिय भी रहे। तो इसलिए शुरुआत से करनी पड़ेगी। जहाँ एक नागरिक खड़ा है, अगर वो संविधान की तरफ बढ़ना चाहता है, बढ़ना उसका कर्तव्य भी है, तो जहाँ वो खड़ा है वहां से ही उसे शुरू करना पड़ेगा। यानी उसे सबसे पहले तो इस संविधान को जानना चाहिए कि ये संविधान एक नागरिक को क्या-क्या जिम्मेदारियां सौंपता है, क्या-क्या अधिकार सौंपता है, ये संविधान किस तरह के नए भारत के निर्माण का सपना देता है और हम उसमें कैसे सहायक हो सकते हैं। तो उसे मैं कहूँगा कि संविधान निर्माताओं के प्रति उसे पहले तो विनम्र होना चाहिए। 15 महिलाएं थी संविधान सभा में, उनके बारे में लोग नहीं जानते, लेकिन जब संविधान का 75 साल पूरा हुआ तो इंदिरा गांधी कला केंद्र ने उन 15 महिलाओं पर यहाँ प्रदर्शनी भी लगाई, उनके जीवन पर भी प्रदर्शनी लगाई और उन पर एक किताब भी बनाई। दूसरा, ये हर नागरिक को ये जानना चाहिए कि हमारे संविधान
कि बड़ी बात क्या है। हमारा जो संविधान है वो दुनिया के संविधानों में श्रेष्ठ संविधान है। तो उसके मन में फिर अपने संविधान के प्रति एक लगाव पैदा होगा और सम्मान भी पैदा होगा। और ये एक तथ्य है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया के 200 संविधानों का एक प्रोफेसर ने अध्ययन किया है अमेरिका में, और उसने ये पाया कि ज्यादातर संविधानों की उम्र, एवरेज उम्र 17 साल है, 17 साल की, 17। हाँ, 17। जेफरसन जो अमेरिका के संविधान का निर्माता भी है, जेफरसन ने भी अपने अमेरिका के संविधान के उसमें कहा था कि 19 साल चल जाए तो ठीक ही रहेगा। लेकिन जब ये आज अध्ययन किया गया है तो पाया गया है कि दुनिया के 2 ही संविधान हैं जो टिकाऊ साबित हुए हैं, एक अमेरिका का, दूसरा भारत। भारत ने भी निरंतरता में, इमरजेंसी का अपवाद छोड़ दें तो निरंतरता में भारत का संविधान बना हुआ, और ये भारत के संविधान की ताकत है। अब नागरिक को अपने निजी अधिकार वगैरह से भी ज्यादा मेरा ये मानना है, और मेरा ये प्रिय विषय भी है कि अगर हम एक सजग नागरिक हैं तो हमको ये देखना चाहिए कि संविधान से जो राज्य व्यवस्था निकल रही है, क्या वो राज्य व्यवस्था सही काम कर रही है, क्या उसमें सुधार की जरूरत है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो बात डॉक्टर अंबेडकर ने अपने आखिरी भाषण में कही थी कि हमने राजनीतिक लोकतंत्र तो स्थापित कर लिया, लेकिन हमको सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करनी है। तो ये जो सामाजिक लोकतंत्र है वह कैसे स्थापित होगा, उसको स्थापित करने के लिए जो शासन तंत्र है उसमें बदलाव बहुत जरूरी है। प्रो पीपुल होना चाहिए शासन तंत्र को। और अफसोस की बात यह है कि हमारा शासन तंत्र 1947 से 2025 तक प्रो पीपुल नहीं है, कहीं कहीं तो अपने स्वभाव में वो एंटी पीपुल है। और ये इसलिए है क्योंकि वो औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त है, औपनिवेशिक संस्कारों से ग्रस्त है। आज भी हम अपने प्रशासन तंत्र को पारदर्शी नहीं बना पाए हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं बना पाए हैं। फिजूल खर्ची होने से हम नहीं रोक पाए हैं। उनको लगता है नहीं कि हम गरीब के पैसे से ये ठाट बाट कर रहे हैं, और जहाँ 1 रुपए खर्च होना चाहिए वहाँ 1 करोड़ रुपया खर्च होता है। तो नागरिक अगर अपने संविधान की ताकत को पहचानता है तो एक नागरिक चेतना ऐसी पैदा होनी चाहिए कि हमारी राज्य व्यवस्था बदले। और राज्य व्यवस्था बदलने का मतलब ये बात जेपी ने 1959 में उठाई। जेपी ने जो बात 1959 में उठाई, महात्मा गांधी ने स्वाधीनता के आंदोलन में उठाई, उसी बात को पीवी नरसिंह राव ने पंचायती राज प्रणाली का संविधान संशोधन लाने को आगे थोड़ा बढ़ाने की कोशिश की। अगर हम इस राज्य व्यवस्था को जिम्मेदार और जवाबदेह और जनता के प्रति जवाबदेह बनाना चाहते हैं तो पंचायती राज प्रणाली को के जरिए हम ग्राम स्वराज्य ले आ सकते हैं। और ग्राम स्वराज्य अगर आता है तो दरअसल पूरी राज्य व्यवस्था संविधान के निर्माताओं के सपने के
को पूरा करने की तरफ बढ़ेगी और ये जिम्मेदारी नागरिकों की है। मुख्य बात ये है कि ये अभी भी संविधान की बहुत सारी बातें जमीन पर उतरी नहीं है। वो उतरेगी अगर नागरिक सचेत होगा। उसी तरह से हर नागरिक को ये समझना चाहिए कि हमारा संविधान सामाजिक सद्भाव का संदेश देता, तो अपने आचरण से वो घृणा न फैलाए, वो नफरत न फैलाए, वो जो है वो गड़े मुर्दे न उखाड़े। गड़े मुर्दे उखाड़ने का बहुत सिलसिला चल रहा है। ये इस तरह के काम को असंवैधानिक घोषित किया जाना है। सर, इसी के साथ बातचीत का सिलसिला खत्म करते हुए मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि आपके अनुसार आज भारत कौन सी सबसे बड़ी संवैधानिक चुनौती का सामना कर रहा है? संवैधानिक चुनौती का सामना भारत इसको अगर सबसे बड़ी संवैधानिक चुनौती कहे तो ये मैं कहूँगा कि संविधान में जो स्पष्ट कार्य विभाजन है, उसकी मर्यादा की रक्षा इस समय सबसे बड़ा प्रश्न। संसद, न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये तीनों अपनी लक्ष्मण रेखा में रहेंगे और रहें यह जरूरी है। और अक्सर ये लक्ष्मण रेखा टूटती हुई दिखाई पड़ रही है, तो टूटती हुई दिखाई पड़ेगी तो सीता का अपहरण हो, सीता माने संविधान का अपहरण हो, तो ऐसा न हो, ये हमें देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करती हूँ इस एपिसोड से हमारे देखने सुनने वालों को बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। फिर मिलेंगे अगले ही ऐसे किसी एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाजत, फिर मिलेंगे। शुक्रिया।